हेलो एस्पिरेंट्स, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक में हम चर्चा करेंगे 24 अक्टूबर की हमारी जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उनके बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। आज हमारी 5 जो न्यूज़ है वो महत्वपूर्ण है। पहली उसमें चुनाव चुनाव पूर्व जो लोक लुभावन खर्च होता है, जैसे कि हाल ही में बिहार में किया गया है, उसके बारे में एक आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है राज्यों की जो अर्थव्यवस्था होती है, राज्यों का जो राजकोषीय घाटा होता है उसके ऊपर, वो बात करेंगे। वर्तमान सीजीआई से पहले अगले सीजीआई के नाम की सिफारिश को लेके हाल ही में सरकार ने सीजीआई को लेटर लिखा कि आप ये सिफारिश कर दीजिए। उसके बारे में बात करेंगे। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। अगला बात करेंगे सीमा पार भुगतान में क्या अड़चनें आती है और उससे क्या इम्पैक्ट होता है। ऐसी जो है आरबीआई का फिर से एक एनालिसिस आया है, उसके बारे में बात करेंगे। दूरसंचार के माध्यम से जो साइबर फ्रॉड होते हैं उस पर लगाम लगाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ नियम जारी करे, उनके बारे में बात करेंगे। क्लाउड सीडिंग जो कि दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने की बात करी जा रही ताकि दिल्ली के पॉल्यूशन से जो है वो निजात पाई जा सके, तो उसके बारे में बात करेंगे। वास्तव में क्लाउड सीडिंग क्या होता है, कुछ संक्षिप्त सुर्खियों की बात करेंगे, जैसे कि ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस योजना क्या है जो कि भारत ने शुरू करी थी। उदारीकृत विप्रेषण योजना ये भी भारत ने शुरू करी थी, ये वास्तव में क्या है। रक्षा अधिग्रहण परिषद क्या होती है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। अभ्यास ओशन स्काई जो कि हाल ही में स्पेन में हुआ है, भारतीय वायुसेना ने इसमें भागीदारी करी है, तो बात करेंगे। और एक हमारे व्यक्तित्व न्यूज़ में उनका नाम है श्री नारायण गुरु, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि उनके भारत के जो आंदोलन रहा है स्वतंत्रता का या निम्न जाति के सुधारों के लिए उन्होंने क्या-क्या काम करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा की। चलिए बात करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की। आज की हमारी पहली मुख्य खबर है चुनाव पूर्व लोक लुभावन खर्च। ये क्या है? देखिए आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो उससे पहले जो सरकारें होती है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है वहाँ पे वो काफ़ी सारी घोषणाएँ करती है और लोगों को लुभाने का प्रयास करती है कि उनको वोट दें। तो हाल ही में आरबीआई ने इस सब चीज़ों के लिए सचेत किया है। आरबीआई ने बोला है कि जो चुनाव से पूर्व लोक लुभावन खर्च होता है, वो कहीं न कहीं हमारा जो सूक्ष्म वित्तीय स्थिरता है और साथ-साथ में राजकोषीय संतुलन है, यानी कि उस राज्य का जो राजकोषीय स्थिति है, उसको प्रभावित करता है। आरबीआई ने तर्क ये दिया है क्योंकि जो भी लोक लुभावन खर्च किया जाता है, उसका कहीं न कहीं उत्पादक कार्यों में उपयोग नहीं होता है या कोई ऐसी विकासात्मक गतिविधि नहीं होती है, ना ही कोई स्किल डेवलपमेंट ऐसा होता है, ना ही शिक्षा के लिए खर्च किया जाता है, ना स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जाता है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया जाता है। तो वो जो लोक लुभावन खर्च है, वो एक तरह से सूक्ष्म वित्तीय स्थिरता और साथ-साथ में राजकोषीय संतुलन उसको प्रभावित करता है। तो देखते हैं इस न्यूज़ में और क्या है। तो देखिए आरबीआई ने जो बात करी है, वो ये बोला है, क्या-क्या बोला है। तो क्या होता है, पहले सिंपल सी डेफिनेशन ये बताई गई है कि चुनाव पूर्व लोक लुभावन खर्च क्या होता है। देखिए चुनाव से जस्ट पहले हाल ही में हमने देखा कि बिहार में चुनाव का घोषणा हुई। उससे एक दिन पहले जस्ट बिहार सरकार ने बहुत सारी महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर करे। तो चुनाव से जस्ट पहले एक सरकारी व्यय होता है और इसका प्राथमिक उद्देश्य ये होता है कि अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत कराना और साथ-साथ में जो जनता है, जो वोटर्स है, उनको अपने पक्ष में करना। इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है कि कोई दीर्घकालिक आर्थिक निर्माण किया जाए या जो विकासात्मक आवश्यकता है उस राज्य की, उनके ऊपर खर्च किया जाए। जैसे कि बिहार की बात करें तो ऐसा कोई खर्च नहीं किया गया चुनाव से जस्ट पहले कि बिहार में इंडस्ट्री लगेगी, वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी या फिर वहाँ पे जो बाढ़ आती है बार-बार हर साल, उसको रोकने का कुछ काम किया जाएगा। पैसा जो खर्च किया गया वो इसलिए खर्च किया गया कि वहाँ की जनता को लुभाया जा सके और जनता जो है उनके फेवर में वोटिंग कर सके। तो यही इसकी डेफिनेशन है। इसमें क्या-क्या दिया गया है, जैसे कि सब्सिडी देते हैं, मुफ्त सामान या सेवाएँ देते हैं, फ्रीबीज़ जिनको बोलते हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि हम आपको लैपटॉप दे देंगे, लैपटॉप दे रहे हैं, साइकिल वितरण करना शुरू कर देते हैं, वो हो गया। जैसे और महाराष्ट्र की कुछ एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जैसे महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना है, जो कि शुरुआत में वहाँ पे चालू की गई थी चुनाव जस्ट पहले और महिलाओं के खाते में एक अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था। ये बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार, इसमें महिलाओं के खाते में हाल ही में मैंने आपको बोला कि चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले वहां पे 10,000 रुपए हर महिला, हर तो नहीं बोल सकते, सब महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किया गया, जो भी उसका कैलकुलेशन रहा होगा। जैसी डीबीटी योजना इसमें शामिल होती है। तो इस प्रकार से चीजों को किया जाता है और इसका मेन लक्ष्य जो होता है चुनाव पूर्व खर्च का, वो होता है कि मतदाताओं को अपने पक्ष में करना, कोई विकासात्मक गतिविधियों को लेकर इसका लक्ष्य नहीं होता है। कुछ आंकड़ा आरबीआई ने निकाला है। आरबीआई ने बोला है
कि 2023 से 25 के बीच में 8 बड़े राज्यों में चुनाव हुए, ऐसा वो बोलता है। और वहां पर लगभग 68,000 करोड़ रुपए जो है, 68,000 करोड़ एक बड़ा अमाउंट होता है, लोक लुभावन योजनाओं पर खर्च किए गए। बहुत बड़ी राशि है ना। मतलब पिछले 2 सालों में 8 बड़े राज्यों में चुनाव हुए, वहां पे लगभग 68,000 करोड़ रुपए खर्च करे जा रहे हैं। किसके ऊपर? लोक लुभावन योजनाओं के ऊपर। बिहार की बात करें, बिहार ने 2025 में चुनाव बिहार का घोषित हो चुका है, वहां पे आचार संहिता लग चुकी है। तो चुनाव से पहले विभिन्न योजनाएं जो बिहार सरकार ने शुरू करी, वहां पर जो उसने पैसे ट्रांसफर किए और जो बात करी, वो उसके कर राजस्व का लगभग 32.48% है, यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिहार सरकार ने जो चुनाव से पहले जो खर्चा किया है वहां पर विभिन्न योजनाओं के ऊपर, वो उसके जो कर राजस्व है, मतलब उसको जितना राजस्व हो रहा है करों के माध्यम से, उसका लगभग 32 बोल सकते हैं 33% के आसपास उसने खर्च किया। और ये बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है न्यूज में। देखिए, अब जब ये आया है तो एनालिसिस होना चाहिए कि जब ये फ्री बीज बांटी जा रही है या फिर चुनावपूर्ण जो लोक लुभावन चीजें करी जा रही है राज्य सरकारों के द्वारा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, इम्पैक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि राज्यों का जो राजकोषीय दबाव है, यानी कि पहले ही जो राज्य है हमारे, वो राजकोषीय संतुलन उनके फेवर में नहीं है, यानी कि उनका राजकोषीय घाटा है। अगर और इस प्रकार की लोक लुभावन योजनाओं के ऊपर खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं राज्यों का जो राजकोषीय घाटा है वो और बढ़ेगा। और जब राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो सरकार को ऋण लेना पड़ता है, उसको पूरा करने के लिए ऋण लेंगे तो फिर उसकी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, आने वाली सरकारें होंगी, उनको ब्याज देना पड़ेगा, ऋण की राशि चुकानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ट्रैप होता है ये। फिर वापस से जब जो ऋण लिया जाएगा उस पर ब्याज होगा, तो एक प्रकार का जो राजस्व एक्सपेंडिचर होता है, राज्यों के राजस्व एक्सपेंडिचर में एक बड़ा खर्चा होता है जो पुराने ऋण पर जो ब्याज दिया जा रहा। देखिए, राजस्व एक्सपेंडिचर वो होता है, राजस्व व्यय जिसको बोलते हैं, जिससे कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो रहा है या फिर ऐसी गतिविधि में पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है जिससे कि भविष्य में लाभ हो सके। जैसे कि अगर आपने पुराना ऋण जो लिया है उस पर अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो क्या इससे कोई विकासात्मक गतिविधि हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है जिसकी वजह से राज्य में आने वाले टाइम में उससे इनकम जनरेट हो। राजस्व व्यय में और जो हम सरकारी अधिकारियों को पैसा देते हैं सैलरी के माध्यम से, वो इसमें आता है, पेंशन इसमें आती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऋण लेना पड़ेगा, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा लोक लुभावन नीतियों से। अगला बात करते हैं, मुद्रास्फीति दबाव कैसे बढ़ता है। देखिए, चुनाव के आसपास आपको पता है, एक तो सरकार लोक लुभावन घोषणा कर रही है ना, पैसे ट्रांसफर कर रही लोगों के अकाउंट में, साथ साथ में चुनाव के दौरान ब्लैक मनी भी बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च होता है। ये एक अनडिस्क्लोज तथ्य है जो सबको पता है ना। तो ब्लैक मनी भी खर्च हो रहा है, साथ साथ में राज्य सरकारें भी पैसा दे रही है। तो क्या होगा, उस टाइम पे लोगों के पास एकदम से उनकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे सप्लाई तो उतनी ही है, परंतु क्या हुआ, लोगों के पास पैसा ज्यादा आने की वजह से एकदम से डिमांड इंक्रीज हो गया। तो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति वाली स्थिति वहां पे पैदा हो सकती है। ऋण का बोझ हमने बात कर ही लिया कि जो ये लोक लुभावन उपाय होते हैं, इसकी वजह से ये होता है कि सार्वजनिक ऋण जो होता है राज्यों का, वो बढ़ता रहता है और भविष्य में जो राज्यों का बजट है वो भी प्रभावित होता है। देखिए, हमारे यहाँ पे राज्य हो गए या केंद्र जो सरकार हो गई, उनकी एक बड़ी समस्या ये है कि जो उनका जो व्यय होता है वो ज्यादातर राजस्व व्यय होता है, न कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे कि भविष्य में आय आने की उम्मीद होती है ना। तो ये है कि सार्वजनिक ऋण का स्तर बढ़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पंजाब का जो ऋण है वो 2024-25 के अंत तक लगभग 3.74 लाख करोड़ है। बहुत ज्यादा मात्रा है पंजाब के ऋण, ऐसे बाकी स्टेट्स का भी है ना। संसाधनों का अकुशल आवंटन, अगली बात क्या होती है, ये क्या है। तो देखिए, जो ये पैसा है वो वैसे तो राज्य की एक संसाधन जो पूंजी है उसको किया जाना चाहिए, विकासात्मक गतिविधियों में खर्च किया जाना चाहिए और दीर्घकालिक कल्याण के जो कार्यक्रम है उस पर खर्च किया जाना चाहिए। परंतु सरकार जो है वो अल्पकालिक लोक लुभावन अगर नीतियों पर या कार्यक्रमों पर खर्च करेगी तो उसके पास विकासात्मक परियोजनाओं के लिए और साथ साथ में दीर्घकालिक कल्याणकारी कार्यक्रम, जैसे कि शिक्षा का विकास करना, स्वास्थ्य का विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना, ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी क्योंकि उनके लिए धन उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि राज्यों की राजकोषीय क्षमताएं जो होती हैं वो भी सीमित होती है। ठीक है, तो ये हमने प्रभाव देखा। अब देखते आगे की राह, तो इससे कैसे निपटा जा सकता है। देखिए,
तो हम सुझाव दे सकते हैं, परंतु ये भारत में बहुत लंबे समय से समस्या चली आ रही है और हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि एन के एन प्रकार जीता जाए। और जो उस टाइम पे पार्टी जो पावर में होती है उसके पास इतनी लिबर्टी होती है कि लिबर्टी तो क्या ही होती है, मतलब उनके पास एक तरह से संसाधन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो घोषणा कर सकते हैं, तत्काल उसको लागू कर सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि आगे की राह क्या है। देखिए, राज्यों को राजकोषीय विवेकशीलता और ऋण प्रबंधन जो है अपना उस पे जोर देना चाहिए। मतलब राज्यों को ध्यान देना चाहिए कि हमारा राजकोषीय घाटा जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, साथ-साथ में ऋण जो है उसका बोझ भी हमारे राज्य के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा नहीं हो। तो हमें कहीं न कहीं जो कल्याणकारी योजनाएँ शुरू करी जा रही है, उनको एक सनसेट क्लॉज़ के साथ लाना चाहिए। सनसेट क्लॉज़ का मतलब ये है कि जैसे कि आपने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना शुरू करी है, महिलाओं को आपने एक्स अमाउंट ऑफ मनी देना शुरू किया। तो अब ये इस क्लोज के साथ आना चाहिए कि ये चीज हम लोग 2 साल तक करेंगे, 3 साल तक करेंगे। देखिए, अगर कोई कल्याणकारी योजना और ऐसी लोक लुभावन योजना शुरू हो जाती है तो फिर सरकारों के लिए उसको बंद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी सरकार उसको बंद करेगी उसका वो जो पर्टिकुलर एक वोट बैंक है वो कसक जाएगा। तो होता यही है कि एक सनसेट क्लोज के साथ आनी चाहिए, मतलब अगर आपने योजना भी शुरू करी तो कि 5 साल बाद ये योजना खत्म हो जाएगी अपने आप में। जैसे कि हमारे भारत में जब संविधान लागू हुआ था, तो जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था शुरुआत में 10 साल के लिए किया गया था कि 10 साल बाद फिर से इसका एनालिसिस किया जाएगा कि क्या स्थिति रहती है। परंतु हम देखते हैं कि आरक्षण को अभी तक बढ़ाया जा रहा है। किसी राज्य सरकार की या फिर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी तक उतनी हिम्मत नहीं हो पाई है या फिर इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हो पाई कि आरक्षण के अंदर इवन क्रीमी लेयर SC ST वाले की बात कर रहा हूं मैं, उपवर्गीकरण कर दे या फिर आरक्षण को कम किया जा सके या बढ़ाया, मतलब जो भी उसमें डाटा रहे, है ना। वो तो अभी इस पॉलिटिकल डिबेट में हम लोग नहीं जाते, परंतु वो कहीं ना कहीं एक तरह से ये होगा कि जिस टाइम पे आरक्षण खत्म किया गया उस सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन बड़ी मात्रा में शुरू हो जाते हैं। तो राज्य सरकारें नहीं करती है जनरली इतना, राज्य और केंद्र सरकारें भी नहीं करती है। तो कोई भी कल्याणकारी योजना आ रही है तो उसको एक सनसेट क्लॉज के साथ आना चाहिए, राजनीतिक सहमति होनी चाहिए। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच में इस बात को लेके सहमति होनी चाहिए कि हमारे जो महत्वपूर्ण संसाधन है, राजकोषीय संसाधन है, उनका दुरुपयोग हमें सीमित करना चाहिए और आपसी सहयोग से काम करना चाहिए। अब जैसे ये भी होता है कि केंद्र सरकार ने भी अभी बहुत सारी योजनाओं की वहाँ पे शुभारंभ किया है बिहार में, तो कहीं न कहीं उनके बीच में ये सहमति होनी चाहिए कि यार नहीं, हमें इस प्रकार की योजनाओं को शुभारंभ नहीं करना है। हमारी राजकोषीय स्थिति को देखते हुए ही हम विकासात्मक गतिविधियों के लेके कार्य कर रहे हैं। चुनाव आयोग की भूमिका भी एक होनी चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग को भी थोड़ा-सा इस बात पे ध्यान देना चाहिए। अब ये डिबेट तो भारत में बहुत ज़्यादा चल रही है कि चुनाव आयोग जो हमारा है वो पारदर्शी है, जवाबदेही है या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी सारी राजनीतिक पार्टियों को दे रहा है, नहीं दे रहा है। ये डिबेट चल रही है भारत में। परंतु इसमें ये बोला गया है कि चुनाव आयोग को एक तरह से काम करना चाहिए कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी 1 दिन पहले पैसा ट्रांसफर कर रही है और आप अगले दिन चुनाव की घोषणा कर दे रहे हो। देखिए, इसमें लीगली तो कुछ गलत नहीं है, परंतु कहीं न कहीं दिख रहा है कि एक बायसनेस या थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम है वहाँ पे ना। क्योंकि अगर जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है उस टाइम पे अगर वो पावर में है, उसको पता होगा ना कि इस डेट को डिक्लेरेशन होने वाला है चुनाव का, तो उससे जस्ट 1 दिन पहले हम लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं और ये विपक्ष को जनरली अवेलेबल नहीं होता है। ये कुछ कर सकते हैं, आप वोटर हैं, आप खुद इन बातों को लेके आवाज उठाइए कि मुफ्त सुविधाओं की बजाय दीर्घकालिक आर्थिक परिणामों के बारे में मतदाताओं को शिक्षित किया जाना चाहिए और मतदाताओं से ही ये आवाज आनी चाहिए। अब जैसे बिहार इलेक्शन है, उसका एग्जाम्पल बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्शन अभी बिहार में है। तो मतदाताओं की साइड से ये बात आनी चाहिए कि हमें ये पैसे तत्कालिक रूप से नहीं चाहिए, आप हमें रोजगार क्रिएशन कीजिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कीजिए, इंडस्ट्री लेके आइए, कृषि को जो एक लाभकारी पेशा बनाइए, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ का हमने डिस्कशन किया है इसमें। आगे देखते हैं, आगे क्या न्यूज़ है। आगे है वर्तमान CGI से अगले CGI के नाम की सिफारिश करने की बात। देखिए, हमारे जो CGI है अभी उनका कार्यकाल जो है वो 1-2 महीने का बचा हुआ है ना। तो केंद्र सरकार ने बोला कि आप अगले जो CGI बनने वाले हैं उनके नाम की एक प्रकार से घोषणा कर दीजिए या बता दीजिए, सिफारिश कर दीजिए कि कौन होंगे, है ना। तो ये अब इस न्यूज़ में हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि CGI का अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, साथ-साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज है उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, हाई कोर्ट के जो अन्य जज है उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है। तो ये पॉलिटी के लिए अगर बात करी जाए तो प्रीलिम्स के लिए थोड़ा-सा काम करेगा हमारा ना।
अब एक देखिए, ये जो सीजीआई का जो भी अपॉइंटमेंट होता है, ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एक बनाया गया है। उसमें बोला गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के दिशा निर्देश इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में है। तो सीजीआई एक इसमें क्लोज दिया हुआ है। क्लोज क्या है? अनुच्छेद बताया हुआ है भारत के संविधान का कि किस संविधान के तहत की जाती है, कि सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 की सब क्लोज 2 जो है, धारा 2, उसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर कोई सिंपल सा पूछे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राष्ट्रपति करते हैं। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 124 की 124(2), मतलब 124 के जो सब क्लोज 2 है उसके तहत की जाती है ना। आगे बात करते हैं। अब ये है कि इसमें और बाकी बातें बताई गई है कि सीजीआई की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, ये थोड़ा सा इसमें बताया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सीजीआई की नियुक्ति के लिए एक वरिष्ठता का सिद्धांत है, मतलब परंपरागत रूप से ये सब बताया गया है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज होंगे वही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, ऐसी बात इसमें की गई है। अगला है कि सरकार की प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए, केंद्र सरकार क्या करेगी, आमतौर पर जो वर्तमान सीजीआई से जैसे जो अभी किया गया है, वर्तमान सीजीआई से पूछती है 1 महीने पहले उसके रिटायरमेंट के कि अगले सीजीआई के नाम की सिफारिश आप कर दीजिए जो बनने वाले हैं, है ना। अगला क्या है, जब सीजीआई द्वारा सिफारिश कर दी जाती है, अब जैसे सरकार ने बोला सीजीआई को, अगर अब सीजीआई सिफारिश कर देंगे तो फिर सरकार क्या करेगी कि सीजीआई जो है एक विधि मंत्रालय को एक औपचारिक सिफारिश करते हैं, और जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके नाम जनरली उसमें होता है। जनरली ही यही होता है, जो सबसे वरिष्ठतम होते हैं उन्हीं का नाम रिकमेंडेशन में दिया जाता है। फिर उसके बाद होता है कि अनुमोदन और नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो प्रधानमंत्री जब अनुमोदन कर देते हैं उस सिफारिश का, देखिए होगा क्या, अभी सरकार ने किसको भेजा है, सीजीआई को भेजा कि हमें रिकमेंडेशन कीजिए। सीजीआई रिकमेंडेशन करेंगे, बोलेंगे कि विधि मंत्रालय जो है इसके पास एक नाम गया कि ये सीजीआई बनेंगे आगे। फिर जब प्रधानमंत्री अप्रूव कर देंगे कि हाँ ये बनने वाले, प्रधानमंत्री उनकी कैबिनेट जब अप्रूव कर देंगी, तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाती है नियुक्ति, और राष्ट्रपति फाइनली उनकी नियुक्ति कर देते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के लिए। आगे बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। देखिए, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक सिस्टम बनाया है जिसको नाम है कॉलेजियम सिस्टम। वो ये है कि उसमें लगभग 1+4 मेंबर होते हैं, यानी कि 1 जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये रिकमेंडेशन करते हैं कि ये जो जज है आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति इनकी हो सकती है या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है, और फिर वो भारत के जो राष्ट्रपति है वो उनकी नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस आधार पर की जाती है। अगला क्या, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की किस प्रकार से की जाएगी। तो अब ये 1+2 हो जाएगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये रिकमेंडेशन करेंगे, और आर्टिकल 217 के तहत फिर राष्ट्रपति जो हैं उनकी नियुक्ति कर देंगे। किनकी? आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, या फिर एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है, या फिर उनको ट्रांसफर करना है, या फिर कहीं पे इधर उधर पोस्टिंग करनी है। तो वो सारा काम क्या करें, 1+2 से जाएगा रिकमेंडेशन, और फिर राष्ट्रपति जो है नियुक्ति कर देंगे। और ये जो बताया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 में बताया गया, 124 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और 217 में बताया गया है हाई कोर्ट के बारे में। ये थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिहाज से ध्यान रखना है। अब कॉलेजियम प्रणाली का जो विकास हुआ है, ये ऑल टुगेदर एक बड़ा सा टॉपिक है, कभी आएगा तो पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना देखते कि देखिए कॉलेजियम प्रणाली जो है वो उसका विकास 3 जजेस केस के माध्यम से हुआ। 3 जजेस केस हुए थे अलग अलग, एक 1981 में, एक 1993 में, एक 1998 में, है ना। तो इन केसेस के माध्यम से ये प्रक्रिया डेवलप हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लिया हुआ है वहां के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, सुप्रीम कोर्ट वाले और हाई कोर्ट वाले। अब ये क्या है, ये पूरा एक सिनेरियो है अलग से, इसके बारे में कभी जब न्यूज आएगी तो कोई फैकल्टी होगा या फिर हमारे पास आती है तो उसको डिस्कस करेंगे। अब जो ये कॉलेजियम सिस्टम है, देखिए इसमें क्या समस्या है मेनली ना। अब देखिए, जो कॉलेजियम जो भी विचार विमर्श करता है कि किस न्यायाधीश का नाम भेजना है, देखिए अब सीजीआई ऑफ इंडिया जो है वो तो हो गया कि सीनियर मोस्ट जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वो बनेंगे, परंतु अन्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनकी नियुक्ति या फिर किस प्रकार से की जाएगी, या किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में बुलाना हो, या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना हो,
तो जो विचार विमर्श होता है वो बहुत ज़्यादा गोपनीय होता है, पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा आ नहीं पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पारदर्शिता नहीं है, और ये बहुत बार जुडिशरी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि भाई भतीजावाद, कहीं न कहीं वहाँ पे भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार चलता है। ठीक है? अगली बात करें, जवाबदेही। अब कॉलेजियम जो भी निर्णय ले रहे हैं, उसकी कोई समीक्षा की कोई औपचारिक तंत्र नहीं है। जैसे कि अब आपने एक सुना होगा, एक जस्टिस जो दिल्ली में थे कुछ टाइम पहले, उनके घर से कैश मिला था कुछ ना। अब वो मिला था, नहीं मिला था, उनका था, किसका था, ये तो जाँच का विषय है। परंतु आपने उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट बुलाया था, फिर उनके घर पे ऐसी चीज़ हो गई। तो आपने जो निर्णय लिया था वो किस बेस पे लिया था? है ना? इसका कोई आप जवाबदेही सिद्ध हो पा रही है? आप, क्योंकि कॉलेजियम ने ही रिकमेंडेशन किया था कि उनको इलाहाबाद से उठा के उनको दिल्ली लाया जाए। अब आपका डिसीजन ऐसा निकला कि यहाँ पे उनके घर में बहुत ज़्यादा कैश मिला है, वो जाँच का विषय है, उनका है कि किसका है, ये अलग बात है। और दूसरी बात ये है कि जवाबदेहिता ऐसी है कि आज तक वो जो रिपोर्ट है उन जस्टिस वर्मा की, जस्टिस वर्मा ही शायद उनका नाम है ना? वो आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। तो जुडिशरी में कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जवाबदेहिता नहीं है अपने निर्णय के प्रति। और साथ-साथ में जो ये अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप खुद की अपॉइंटमेंट खुद नहीं कर सकते हो, है ना? ये तो उस तरह का हो गया कि आप सरकारी अधिकारी हो और आप खुद की अपॉइंटमेंट खुद ही कर ले रहे हो। यहाँ जुडिशरी क्या कर रही है? खुद की अपॉइंटमेंट खुद ही कर रही है, क्योंकि कॉलेजियम रिकमेंडेशन कर रहा है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करते हैं। प्रेसिडेंट एक बार ज़रूर कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को वापस भेज सकते हैं, परंतु प्रेसिडेंट ने अगर कॉलेजियम ने दोबारा रिकमेंडेशन कर दिया प्रेसिडेंट को, उसके ऊपर साइन करना पड़ जाता है फिर, है ना? तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम है पूरी इसमें। और जो कार्यपालिका है, उसकी बहुत सीमित भूमिका है इस न्यायपालिका की नियुक्तियों में। देखिए, कार्यपालिका की भूमिका क्यों होनी चाहिए न्यायपालिका की नियुक्तियों में? क्योंकि कार्यपालिका जो है वो चुने हुए होती है, भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो कहीं न कहीं न्यायपालिका की नियुक्तियों में भी कार्यपालिका की कुछ न कुछ भूमिका होना आवश्यक है। तो ऐसा प्रयास किया गया था, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए गए थे, उसके माध्यम से बोला था कि एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी कमीशन एक बनाया जा रहा था 2014 में, और इसके माध्यम से ये किया था कि कुछ स्ट्रक्चर डेवलप किया गया था, जिसमें कि जुडिशरी में जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की भूमिका रहेगी। परंतु जुडिशरी ने इसको बोला 2015 में कि ये जो है न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, और इस बिल को पूरे के पूरे को नल एंड वॉइड कर दिया कि खारिज करते हैं हम लोग इसके बाद ना। तो कॉलेजियम प्रणाली वर्तमान में बरकरार है, ऐसा अमेंडमेंट हो नहीं पाया उसके बाद। ठीक है? तो ये सारी चर्चा हमने सुनी और देखा कि क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया। तो अब देखते हैं हमारी थर्ड न्यूज़। थर्ड न्यूज़ है हमारी क्लाउड सीडिंग के बारे में। देखिए, ये जब भी प्रदूषण होता है या भारत में बारिश कम होती है तो क्लाउड सीडिंग की बात चलने लग जाती है चर्चा में, है ना? तो हाल ही में यही हुआ है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और बढ़ सकता है आने वाले टाइम में, दिसंबर में हो सकता है और ज़्यादा हो जाए। तो क्लाउड सीडिंग की बात दिल्ली में करी जा रही है कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराएंगे, है ना? तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एक परीक्षण किया है इस बारे में, और अगर वो बहुत सफल होता है और सब कुछ अनुकूल स्थितियां रहती है, मौसम भी अनुकूल रहता है, तो दिल्ली में पहली बार कृत्रिम वर्षा हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस न्यूज़ में हम लोग वही देखेंगे कि कृत्रिम वर्षा वास्तव में होती क्या है, किस तरह का उसमें यूज़ किया जाता है, और ये एनवायरनमेंट के लिहाज से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी हमारे, है ना? मेंस में भी आ सकता है, मेंस में भी ऐसा 10 नंबर में सवाल आ सकता है, परंतु प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा काम का है। तो क्लाउड सीडिंग क्या है? देखिए, क्लाउड सीडिंग ये है कि आपको क्या करना है, पानी नहीं गिराना है ना? अगर सिंपल शब्दों में इसको बोले तो देखिए, एक उनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल। हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल आप क्या करते हैं, ऊपर क्लाउड्स में छिड़क देते हैं। हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल जो क्या होते हैं, फिर जो ओस की बूंदें रहती है बादलों में, उसको अट्रैक्ट करते हैं, और फिर क्या होता है, जब अट्रैक्ट करते हैं तो वो ओस की बूंद है उसके जो हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके आसपास जो है ओस की बूंदें जमा होने लग जाएगी। जब उसकी जो एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, है ना, तो फिर क्या होगा, वो बादल के पानी के रूप में नीचे गिर जाता है। ये सिंपल शब्दों में आप समझने का प्रयास कीजिए, बाकी तो डिटेल देखेंगे कि क्या है। तो क्या है, इसके तहत कुछ प्रकार के बादलों पर सूक्ष्म हिम नाभिकों के कणों का छिड़काव करके बादलों की वर्षा या हिमपात कराने की जो क्षमता होती है, वो एक तरह से क्लाउड सीडिंग होती है। उससे हिमपात भी हो सकता है, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो बर्फ के कण जो होते हैं उनको भी ले लेते हैं, है ना?
और इससे क्या होता है कि प्राकृतिक बादलों, इसके देखिए ये है कि जो बादल ऑलरेडी अवेलेबल है उन्हीं के ऊपर क्या आता है, इसलिए बादल नहीं बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। बस आप कुछ ऐसे सब्सटेंस छिड़क रहे हैं बादलों में जिसकी वजह से जो ओस है वो सारा इकट्ठा कर ले और वो बारिश के रूप में नीचे आ जाए, है ना। तो कार्यप्रणाली क्या है, तो देखिए हिम के जो नाभिक है उसके द्वारा एक तरह से आप उसको, जो हिम के जो नाभिक मतलब हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो है उसको कैसे पहुंचाएंगे, या तो आप एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से छोड़ दीजिए उसको ऊपर जाके, है ना, या फिर कोई ऐसे जनरेटर लगा दीजिए आप, है ना, कि नीचे से ही ऊपर फेंक सके उनको इतनी इंटेंसिटी से या इतनी दूरी तक। तो जब आप फेंक देंगे तो हिमकण बनने के आधार उपलब्ध हो जाता है। मतलब ये प्रक्रिया ये बताई गई है कि अगर आपको ये बादल है यहाँ पे, है ना, यहाँ से हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल भेजना है तो आपको या तो उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजिए या फिर कोई भूमि आधारित जनरेटर के माध्यम से उसको ऊपर छोड़ दीजिए, है ना। अब ये नवनिर्मित ये जो होता है वो उसकी कार्यप्रणाली तो पूरा देखते हैं, इसको ध्यान में दीजिए। अब सीडिंग एजेंट पहले देख लेते हैं कि सीडिंग एजेंट क्या होते हैं। देखिए मतलब कौन से वो हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जो जिसके आसपास उसकी बूंदें इकट्ठी हो जाती है जिसकी वजह से बारिश होने लग जाती है। तो पहला ये सबसे पहला इसमें महत्वपूर्ण जो है सिल्वर आयोडाइड जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड ऊपर छोड़ा जाता है ना। और भी जो है वो है जैसे कि बात कर सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड भी उपयोग किया जा सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी उपयोग किया जा सकता है, या फिर जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 उसका भी उपयोग इसमें किया जा सकता है। यानी कि ये सारे हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिनको ऊपर छोड़ा जाता है और इनके आसपास ओस की बूंदें होती है ना। आगे देखते हैं इस एक डायग्राम के माध्यम से कि ये वास्तव में क्या है। देखिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया ये है, वैसे डायग्राम आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगा। देखिए जमीन से या तो आप छोड़ दीजिए सिल्वर आयोडाइड को ऊपर, है ना, या फिर विमान के माध्यम से छोड़ दीजिए। जब आपने ये छोड़ा ऊपर, है ना, इन बादलों में, ये जैसे सिल्वर आयोडाइड ले रहा है तो इसके आसपास क्या होगा, फिर जो बूंदे हैं ओस की वो इकट्ठी होगी, और जब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो एक टाइम ये होगा कि फिर ये पानी गिराने लग जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, हिम के क्रिस्टल ये बन जाएंगे और ये पानी गिरने लग जाएगा। तो जब आप अगर इसका मेंस में क्वेश्चन आए तो अगर इस तरह आपके थोड़े डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। क्या चीज ध्यान रखनी है सिंपल वर्ड में, हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम डाइऑक्साइड या फिर ठोस जो CO2 है वो छोड़ा जाता है और उसके आसपास जो है वो उसकी बूंदें इकट्ठे होने लग जाती है। फिर वो जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, बारिश होने, मतलब जब आर्द्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस कण की तो फिर बारिश होने लग जाती है। बारिश होगी और जो प्रदूषण है या तो वो खत्म हो जाएगा या फिर कहीं सूखे की समस्या है तो वहां पे बारिश हो जाएगी और किसानों को राहत मिल सकती है ना। तो लाभ हमने देख लिया ऑलरेडी कि क्या है, प्रदूषण से निपटना हो सकता है ना। साथ साथ में अगर शीतकाल में हिमपात और पर्वतीय हिमावरण मतलब जो वहाँ पे हिम आवरण जो होता है अगर उसको बढ़ाना है पर्वतीय क्षेत्रों में तो बढ़ाया जा सकता है। तो हिम आवरण बढ़ाने से क्या होगा, जैसे वो जब वो पिघलेगा तो इसकी वजह से जल की आपूर्ति हो सकती है पर्वतीय क्षेत्रों में। परंतु कुछ संबंधित चिंताएं भी है। चिंताएं क्या है, देखिए चिंता तो पहली ये है कि इसके बारे में बहुत विश्वसनीय जानकारी का अभाव है। अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली में पहली बार कराने की बात करी जा रही है, IIT कानपुर ने अभी एक प्रारंभिक तौर पर एक ट्रायल किया है। तो अब इसके क्या परिणाम होंगे, हम जितना इन्वेस्टमेंट इसमें करने जा रहे हैं वो सफल भी होगा नहीं होगा, उसको उतना रिटर्न आएगा नहीं आएगा, ये परिणामों के बारे में बहुत विश्वसनीय जानकारी नहीं है ना। तो निवेश की तुलना में होने वाला जो लाभ है वो हमें स्पष्ट नहीं है कि कितना मिलने वाला है कितना नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगला है जो सीडिंग सामग्री है, यानी कि हमने जो देखा सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये सारी जो चीजें हैं इसकी वजह से क्या हो सकता है कि स्थलीय और जो जलीय जीव है जीवन के लिए ये खराब हो सकते, हानिकारक हो सकते हैं। सॉरी, कहीं ना कहीं में केमिकल एजेंट्स है, केमिकल एजेंट्स क्या पता किस चीज के साथ कैसे रिएक्शन कर ले और विषाक्त बन सकते हैं। तो इसके कम से कम हानिकारक विकल्प जो है वो खोजे जाने की आवश्यकता फिलहाल तो लगती है ऐसी ना। पर्यावरणीय जोखिम क्या है इसके, अब देखिए अगर आप क्लाउड सीडिंग के कारण कभी कभी बहुत तेज मात्रा में वर्षा हो गई मान लीजिए तो बाढ़ का खतरा भी हो सकता है। अब मैंने आपको बताया ना कि टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं की गई है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने छिड़का सिल्वर आयोडाइड बहुत ज्यादा छिड़क दिया है या कम छिड़क दिया, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा होगी तो बाढ़ आ सकती है, इससे अवसंरचना, फसल, आजीविका सबको नुकसान हो सकता है ना। ठीक है, तो ये हमने देखा क्लाउड सीडिंग के बारे में और ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
निष्कर्ष क्या है? अब देखिए निष्कर्ष तो यही कहेंगे हम लोग कि क्लाउड सीडिंग की जो समस्याएं हैं, मतलब देखिए इसके लाभ तो हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाना चाहिए, परंतु कहीं न कहीं इसका जो नकारात्मक प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर या फिर जलीय और अ, जलीय या फिर जो स्थलीय जीव हैं उनके ऊपर उन पर उस नकारात्मक प्रभाव को कम किया जाना चाहिए। अब एक आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि सीमा पार भुगतान के बारे में। तो आरबीआई ये बोलता है कि जो भू राजनीतिक तनाव है, अभी चल ही रहे हैं भू राजनीतिक तनाव हर जगह। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति बने, जब ज़्यादा ही तनाव शुरू हो गया पूरे देश में, दुनिया में ना। अब कोई टैरिफ इम्पोज कर रहा है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई किसी के बैंकिंग चैनल पे वो लगा रहा है, रोक लगा रहा है। तो आरबीआई अपने कुछ डाटा निकाला और बात करी है कि जब भू राजनीतिक तनाव होंगे तो कहीं ना कहीं जो सीमा पार भुगतान होता है, यानी कि आप सीमा पार भुगतान क्या होंगे, जैसे कि आप यहाँ से बैठे हुए फ्रांस के किसी आदमी को पैसा भेज रहे हैं या फिर वहाँ से वो आपको भेज रहा है, जिसको रेमिटेंस भी बोलते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं वो बाधित हो सकता है, ऐसा आरबीआई की रिपोर्ट में निकल कर आया है। तो आरबीआई ने अपनी अर्धवार्षिक भुगतान प्रणाली रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि प्रतिबंध जो लगाए जा रहे हैं, साथ साथ में मुद्रा प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं, है ना, और अन्य प्रचालन संबंधी बाधाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय लेन देन जो है वैश्विक स्तर पर वो बाधित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन बाधित होगा तो इससे कहीं ना कहीं हर तरह का जो नुकसान होगा, व्यापार को नुकसान होगा, आयात निर्यात प्रभावित होगा, लोग जो रेमिटेंस भेजते हैं वो प्रभावित होंगे, भारत से बाहर जो लोग पढ़ने जाते हैं, है ना, जो यहाँ से पैसा भेजते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी सब भी प्रभावित होंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। और तो सीमा पार भुगतान की परिभाषा तो सिंपल सी है, देखिए कि ऐसा वित्तीय लेन देन होता है जहां पर भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता अलग अलग देशों से होते हैं ना। मैं यहाँ से इंडिया से हूँ और हमें दूसरी जगह भेजना है, लंदन भेजना है, यूके भेजना है, तो अलग अलग देशों से होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे सीमा पार भुगतान ना। और इसमें ये होता है कि रिटेल मतलब थोक और खुदरा खुदरा दोनों प्रकार के जो भुगतान है वो शामिल होते हैं। साथ साथ में रेमिटेंस जो होता है, रेमिटेंस भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा वो निभाता है, रोल निभाता है। हमारा जो रेमिटेंस है दुनिया में, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बोलती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस अगर कोई देश प्राप्त करता है तो भारत प्राप्त करता है, ठीक है। तो अगर ये बैंकिंग चैनल बाधित होगा कहीं ना कहीं से, तो हमें जो रेमिटेंस प्राप्त होता है, रेमिटेंस क्या होता है, जो हमारे देश के नागरिक विदेशों में जो कार्य कर रहे हैं वो अपने घर पैसा भेजते हैं ना, तो वो रेमिटेंस अगर हमें प्राप्त नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा नुकसान हो सकता है उससे। दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? देखिए, एक तो थोक सीमा पार भुगतान हो गया और एक खुदरा सीमा पार भुगतान हो गया, है ना। जो थोक सीमा पार भुगतान है वो आमतौर पर वित्तीय संस्थाओं के बीच में होता है, ऐसा देखा है, और जो खुदरा होता है ना, वो व्यक्तियों और व्यवसायों के बीच में होता है, ऐसा इसमें बात करी जा रही है। जैसे कि व्यक्ति से व्यक्ति और व्यवसाय से आगे देखते हैं, पर ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट चीजें तो आगे है इसमें। तो सीमा पार भुगतान का महत्व क्या है, महत्व भी इसमें बताया गया है कि इससे वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, लोगों की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता होती है। देखिए, जब लिबरलाइजेशन एलपीजी पॉलिसी भारत ने लाई थी या वैश्विक स्तर पर ग्लोबलाइजेशन की जब बात करी जा रही थी, तो वहां यही था कि वस्तु, सेवाएं, पूंजी और लोगों की आवाजाही जो है वो सुगम तरीके से हो सके वैश्विक स्तर पर। परंतु अब अगर ये भुगतान प्रणाली पर कहीं ना कहीं नियंत्रण लगाया जा रहा है, प्रतिबंध लगाया जा रहा है, मुद्रा प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो इसकी वजह से ये जो अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता है वस्तु, सेवाओं की, लोगों की, पूंजी की, ये बाधित हो सकती है। अगर ये बाधित होगी तो देश का व्यापार कम होगा, लोग आवाजाही नहीं करेंगे, एक तरह से टूरिज्म सेक्टर कम कम होगा। तो कहीं ना कहीं यह होगा कि वैश्विक स्तर पर जो वैश्विक इकोनॉमी है उसको भी इससे नुकसान हो सकता है। भारत में स्थिति क्या है, मैंने आपको बताया कि भारत जो है रेमिटेंस प्राप्त करने वाले शीर्ष देशों में बना हुआ है। जैसे कि 2024 में ये देश ने लगभग 137.7 बिलियन डॉलर का जो है हमारे पास रेमिटेंस आया था, जो कि बहुत ज्यादा है ना। आगे देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। तो अब वैश्विक स्तर पर जो भुगतान है उसको सुगम बनाने के लिए कुछ बात करी गई है, कुछ पहले चलाई गई है। तो ये पहले देखिए, ये जो न्यूज़ है ये अगर मेंस के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एज अ फोल्डर पॉइंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल देने के लिए कि ऐसा ऐसा आरबीआई ने बोला है। बाकी ये जो कुछ नाम बताऊंगा ये प्री के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे कि कुछ सुविधाजनक बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर कुछ पहले चल रही है। जैसे कि G20 ने एक रोड मैप बनाया था, उसका उद्देश्य ये था कि जो उच्च लागत का जो सीमा पार भुगतान होता है उसको कम करना है, उसकी गति भी धीमे तो गति को बढ़ाना है, सीमित पहुंच है तो उसकी पहुंच को भी बढ़ाना है, अपर्याप्त पारदर्शिता उसमें पर्याप्त पारदर्शिता लेके आनी है। ऐसा G20 ने एक रोड मैप बनाया था इसके लिए।
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये क्या है, इसका आप थोड़ा मुझे कमेंट में बताना कि ये क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है और ये कब बनाया गया था। तो इसने एक इनोवेशन हब प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, जैसे कि प्रोजेक्ट हरथा, प्रोजेक्ट रियाल्टो, प्रोजेक्ट अगोरा। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, प्रोजेक्ट हरता, प्रोजेक्ट रियाल्टो, प्रोजेक्ट अगोरा। कभी प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है कि ये प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो आप ये बोलेंगे कि वैश्विक स्तर पर भुगतान प्रणालियों को सुगम बनाने के लिए ये चीज है। और कौन शुरू किया हुआ है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि BIS शुरू किया। अन्य प्रयास के एक वित्तीय स्थिरता बोर्ड है वैश्विक स्तर पर, वो भी इसमें काम करता है। और भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति जो है उसकी सिफारिशें भी कुछ इसमें लागू है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है प्री के लिए। बाकी मेंस में ये न्यूज इतनी काम की नहीं है आपकी। भारत भी क्या कर रहा है, भारत ने भी किया हुआ है कुछ ना कुछ। तो भारत ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर कुछ प्रयास कर रहा है, जैसे कि भारत ने विदेशी व्यापारियों की लोकेशंस पर UPI QR कोड स्वीकृति के माध्यम से UPI को अन्य देशों की विदेशी तीव्र भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ा है। ये सवाल इस बार UPSC ने प्रीलिम्स में भी पूछा था। मतलब ये बता रहा है कि हमारा जो UPI है वो बहुत सारे देशों के द्वारा अपनाया जा चुका है, जैसे कि सिंगापुर के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, नेपाल के द्वारा, भूटान के द्वारा। तो UPSC ने प्रीलिम्स में यही सवाल पूछा था कि किन किन देशों ने भारत का UPI को अपना लिया है। तो अगर भारत का UPI बाकी देश अपना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन देशों के और हमारे देश के बीच में ट्रांजैक्शन जो होगा मुद्रा का वो बेहतर तरीके से और जल्दी हो पाएगा और व्यापारी को सहूलियत इससे होती है। उदाहरण के लिए UPI और पे नाउ जो है वो सिंगापुर में चल रहा है, उनका लिंकेज हो रहा है। एक ये प्रोजेक्ट नेक्सस है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट नेक्सस भी BIS के द्वारा ही शुरू किया गया है ना। और ये प्रोजेक्ट नेक्सस का मतलब भी यही है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कि देशों के बीच में लेन देन हो रहा है उसको सुगम बनाना, तीव्र बनाना और पारदर्शी बनाना सेम है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में भी ध्यान रखना प्री के लिए कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है वास्तव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सीमा पार जो भुगतान है उससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या है, चुनौतियों की बात करें तो लंबी लेन देन की श्रृंखला है, यानी कि बीच में बहुत सारे मीडिएटरीज आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, लागत जो है वो बढ़ जाती है, साथ साथ में प्रोसेसिंग का जो टाइम है बढ़ जाता है। देखिए आप व्यापार कर रहे हैं, आपके देश की कंपनी A है, उस देश की कंपनी B के साथ व्यापार करिए, तो होना तो यही चाहिए कि डायरेक्टली आप पैसे एक दूसरे को भेज दो। परंतु कहीं ना कहीं बैंकिंग चैनल 1 2 3 4 यहाँ के बैंक में आप भेजेंगे, फिर वो वहां के बैंक में भेजेगा, फिर यहाँ देगा। तो इस तरह से जब चैनल बढ़ते जाते हैं, इंटरमीडिएटरीज बढ़ते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लागत बढ़ती जाती है। एक तो क्योंकि ये सब अपना कमीशन लेंगे, बीच में लागत बढ़ती जाएगी और साथ साथ में जो तीव्र भुगतान होता है वो भी नहीं हो पाता है। तो पहला प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा क्या है, परस्पर कार्य क्षमता की कमी। जैसे कि क्या है जो दूसरे देश का सिस्टम होता है और हमारे देश का सिस्टम होता है, वो देश दोनों एक तरह से इंटरऑपरेबल नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं उन दोनों में समन्वय की कमी होती है देशों के बीच में। हर किसी देश को ये रहता है। इवन आप जब खोलते हैं, किसी के बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको लगता है कि यार कहीं फ्रॉड नहीं हो जाए। तो उसी प्रकार की देशों के बीच में भुगतान प्रणाली को डायरेक्ट करने का या फिर ऐसे चैनल बनाने का बहुत सुगम तरीका नहीं है। बहुत सारे उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं, जैसे कि सरकारें बात करती हैं, ऑफिसर से बात करते हैं, तब जाके हो पाता है। जटिल अनुपालन जांच है, जैसे कि पुरानी तकनीक, मतलब एक तरह से अभी जो किया जा रहा है वो टेक्नोलॉजी जो यूज करी जा रही है उसमें वो कहीं ना कहीं पुरानी है, तो इसकी वजह से उसकी स्पीड कम है, उसकी एफिशिएंसी नहीं है और ट्रांसपेरेंसी भी उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चुनौतियां हैं सीमा पार भुगतानों से जुड़ी। तो ये न्यूज हमने पूरी कंप्लीट करी। अब अगला है, ये 5वीं न्यूज भी और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। दूरसंचार टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम हाल ही में जो दूरसंचार विभाग है उसके द्वारा जारी किए गए हैं। तो इस न्यूज में मतलब देखिए बताया गया कि हमारे देश में कुछ जो दूरसंचार के माध्यम से यानी कि फोन के माध्यम से जो साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ रही हैं उसको कंट्रोल करना, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ नियम जारी करे हैं। तो हमें ये कर सकते हैं हम इसको कि जब हमारा अगर साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कोई सवाल आए तो इसको कोड कर सकते हैं कि फोन के माध्यम से जो धोखाधड़ी हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ नियम जारी किए गए। ठीक है, इस तरह से ये काम आ सकता है हमारे एग्जाम में। तो देखते हैं क्या है वो नियम डायरेक्टली। तो सबसे पहला नियम है टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीज। ये क्या है,
टेली कम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर आइडेंटिटीज, मतलब एक नई श्रेणी बनाई गई है अब। देखिए इसमें वो सारे व्यवसायी शामिल होंगे जो ग्राहकों की पहचान या सेवाएं प्रदान करने के लिए फोन का उपयोग करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है, आप जैसे जोमेटो पे जाते हैं, फोन पे भी जाते हैं, पेटीएम पे जाते हैं, उबर पे जाते हैं, हर कोई आपसे लॉगिन के लिए आपका नंबर मांगता है ना। अब उन जो जो व्यवसायी है उनको भी अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे आपका फोन ले रहा है, सारी डिटेल आपसे ले रहा है। तो इसमें यही बोला गया है, उनको बोला गया टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर आइडेंटिटी जो है एक नई श्रेणी लाई गई, यानी कि सभी व्यवसाय से शामिल होंगे जो ग्राहकों की पहचान या सेवाएं प्रदान करने के लिए फोन नंबर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, उबर, जो भी एप्स और मैसेजिंग सेवाएं सारी की सारी, आप स्नैपचैट चलाते हैं वो आपका नंबर मांगेगा, है ना। तो हम लोग जैसे क्या करते हैं कि एयरटेल और जो जियो है, अब जैसे कि हमारी जिस कंपनी की सिम होती है उसको सरकार अकाउंटेबल ठहरा सकती है कि आपकी जो सिम है उससे कुछ गड़बड़ हुआ है या फिर ऐसा कुछ हुआ है ना, आपने क्यों ऐसा फर्जी सिम किसी को दे दिया। अब जो ये कंपनियां हैं इनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी आगे से, कि आपने जो नंबर लिया है क्या आपने उसको क्रॉस वेरीफाई किया था, आपने क्यों ऐसे आदमी को अपने मैसेजिंग ऐप से करने दिया। मान लीजिए किसी ने मैसेजिंग ऐप बनाया है ना, और इस तरह से आतंकवादी गतिविधियां करी या कुछ साइबर फ्रॉड कर दिया उसके माध्यम से, तो कहीं उस मैसेजिंग ऐप की भी अकाउंटेबिलिटी बनती कि नहीं बनती। तो यही बात यहाँ पे करी जा रही है। आगे बात करते हैं। देखिए मोबाइल नंबर सत्यापन, ये क्या है। केंद्र सरकार एक नई प्रणाली बनाएगी ताकि, हमने देखा है कि फर्जी सिम देश में बहुत चलती है, तो अब ये बात करी जा रही है कि केंद्र सरकार एक नई प्रणाली बनाएगी जिससे कि सत्यापित किया जा सके कि उपयोगकर्ता द्वारा किया गया फोन नंबर वास्तव में वैध नंबर है या नहीं है, या फिर मैं जो सिम उपयोग कर रहा हूं वो मेरी ही है या नहीं है, मतलब मैं वैध टेलीकॉम ग्राहक हूं या नहीं हूं, ऐसा बात की जाएगी। मतलब एक नई वापस से प्रणाली बनाई जाएगी इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। दूरसंचार उपकरणों की उपयोग और बिक्री पर विनियमन, मतलब अब ये दूरसंचार उपकरण जो होते हैं इसके माध्यम से भी साइबर फ्रॉड होता है। तो जो निर्माता है दूरसंचार उपकरणों को, उनको निर्देश दिया गया है कि पहले से उपयोग में लाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण जो है ना, पहचान यानी कि IMEI नंबर जो होता है, जिससे फोन के बारे में काफी सारी जानकारी बताते हैं। अब ये बोला कि अब वो पहले से जो उपयोग में लाए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अब वो किसी को आवंटित नहीं करेंगे। तरह छेड़छाड़ किए गए या प्रतिबंधित IMEI के लिए एक डेटाबेस बनाएंगे। मतलब ये बताया गया है इसमें कि जो निर्माता है फोन के, वो IMEI जो नंबर है, सबसे पहले तो अगर वैश्विक स्तर पर अगर उपयोग किया जा चुका है तो दोबारा उपयोग नहीं करेंगे, या फिर किसी ने IMEI नंबर के साथ छेड़छाड़ कर दी या प्रतिबंधित उसको हो चुका है तो उसका भी उपयोग आप नहीं करेंगे। ऐसा टेलीकॉम जो उपकरण है उनके निर्माताओं को बोला गया है। ठीक है, और क्या बोला गया। एक सेकंड, इसमें शायद एक स्लाइड आगे बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए इससे अब ये लाया क्यों गया है, क्योंकि हमारे देश में जो फोन के माध्यम से काफी सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, इसी की वजह से ये जो उपाय लाए गए थे, है ना। तो अब इसको साइबर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। अब एक तो ये है कि ये जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये सारे नियमन जारी किए, ये तो होना ही चाहिए। अगला ये बात है कि और क्या उपाय किए जा रहे हैं, है ना। तो एक फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर जो है ये भी लॉन्च किया गया है, और ये प्री के लिए ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर जो है वो किसके द्वारा लाया गया है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है। और इसमें ये बोला कि जो संदिग्ध नंबर है उनकी कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, कि एक तो मध्यम स्तर का, उच्च स्तर का या बहुत उच्च स्तर के जोखिम वाले नंबर। एक तो हो गया कि बड़े खतरनाक है नंबर ना, बार बार इससे साइबर फ्रॉड किया जा रहा है ना फोन के माध्यम से, तो उच्च जोखिम वाले, ऐसी कैटेगरी डिफाइन की जाएगी। तो ये प्री के लिए आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर क्या है। सबसे आपको ये ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जारी किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान नहीं आएगा यहाँ से ना। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पे लॉन्च किया था, मतलब लेके आई थी अधिनियम। तो ये है कि अधिनियम डाटा रखने वाली संस्थाएं जो है या फिर जो कंपनियां है उनके ऊपर एक कड़ा सुरक्षा उपाय अपनाती है, या उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है इसके माध्यम से इंश्योर करने का प्रयास करती है भारत सरकार इस एक्ट के माध्यम से। जो भी व्यक्तिगत डाटा है उसका प्रोटेक्शन किया जाए, वो किसी थर्ड पार्टी को ऐसे बिना बताए या फिर ट्रांसफर नहीं किया जाए, है ना।
तो अक्टूबर 2025 तक धोखाधड़ी गतिविधियों से अगर बात करी जाए तो भारत में तक जुड़े लगभग 9.42 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2.6 लाख आई में ब्लॉक किया। मतलब एक ये बोल रहा है कि भारत सरकार ने फ्रॉड से निपटने के लिए एक ये भी किया है कि जो सिम कार्ड है लगभग 9.5 लाख सिम कार्ड हमने ब्लॉक किए हैं और 2.6 लाख जो IMEI नंबर जो होते हैं फोन के उनको भारत सरकार ने ब्लॉक किया है। तो ये सारा न्यूज के बारे में हमने डिस्कस किया। अगेन बोल रहा हूँ, प्री के लिए एक ही चीज ध्यान रखनी है और मेंस के लिए एज अ फोल्डर पॉइंट के हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने फोन के माध्यम से जो साइबर फ्रॉड होता है उससे निपटने के लिए कुछ नियम निकाले, है ना। तो ये जो हमारी महत्वपूर्ण खबरें थी 5, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में। संक्षिप्त मतलब संक्षिप्त ही है ना। तो पहली खबर क्या है हमारी? पहली खबर है खेलों में डोपिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, है ना। डोपिंग नाम अगर आप समझ सकते हैं, डोपिंग क्या है? खेलों में जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत सी बार अपने प्रदर्शन को सुधार करने के लिए, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जो नहीं लेने चाहिए, है ना। तो न्यूज में कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय कोप 10, इसका जो मतलब खेलों में डोपिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय था, उसका कोप का जो 10वां सत्र है उसमें बोला गया कि भारत को ब्यूरो फॉर एशिया पैसिफिक का पुनः उपाध्यक्ष, मतलब जो भी अभिसमय है इसका भारत को बोला है कि आप जो ब्यूरो फॉर एशिया पैसिफिक है उसका पुनः उपाध्यक्ष बने, वाइस चेयरमैन बने। अजरबैजान जो है अध्यक्ष है। तो पहले तो यही देखते हैं कि ये वास्तव में क्या है, ये जो अभिसमय है ये क्या है। मेन न्यूज यही है। तो देखिए ये बहुपक्षीय संधि है और ये संधि करेगी क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोपिंग का उपयोग ना हो और देशों के बीच में सहयोग हो, इस तरह की बात करेगी। सिंपल सी। लायक कौन था इसको? यूनेस्को के द्वारा 2005 में लाई गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है। और 2007 में ये प्रभावी हुई थी, है ना। अब लक्ष्य क्या है इसका? अगेन खेलों में समानता सुनिश्चित करना है, डोपिंग का उपयोग कम करना है और नियमों विनियमों में समन्वय सुनिश्चित करना है और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी या फिर रोधी जो उपाय है उनको बढ़ावा देना है ना। भारत भी इसका हस्ताक्षर करता है और इस समय में लगभग 192 देश शामिल है। आपने कभी कभी न्यूज पढ़ी होगी कि डोपिंग के कारण किसी के ऊपर प्रतिबंध लग गया, तो इसी अभी समय के तहत हमने भी यहाँ पे एक नेशनल डोपिंग एजेंसी बनाई है भारत में, जो कि परीक्षण करती रहती है। शुरुआत में जब वो खिलाड़ी खेल खेलने जाते हैं तो उसके सैंपल्स लिए जाते हैं और अगर पाया जाता है ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्टेड पदार्थ जो उसने लिया हो अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, तो फिर उसमें बैन लगाया जाता है 1-2 साल का, जितना भी लगाया जाए, है ना। अगला देखते हैं, ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस। तो ये क्या है? देखिए हाल ही में WTO ने भारत की जो ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस योजना की सराहना करी है कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि LDC यानी कि लीस्ट डेवलप कंट्री के निर्यात को बढ़ावा बना देने में मदद करी है। मतलब ये क्या है? तो ये योजना देखते हैं, ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस योजना क्या है भारत सरकार की। तो देखिए भारत सरकार ने इस योजना को 2008 में लॉन्च किया था, है ना। और भारत ने ये बोला कि अगर लीस्ट डेवलप कंट्री से हम लोग कोई इंपोर्ट करते हैं तो हम उनको क्या करेंगे? शुल्क मुक्त, या तो हम उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे या फिर कहीं ना कहीं उन पे अधिमान्य शुल्क व्यवहार करेंगे। यानी कि ये है कि अगर एक्स पदार्थ जो है LDC से आ रहा है यानी कि लीस्ट डेवलप कंट्री से आ रहा है और एक्स पदार्थ ही किसी विकसित देश से आ रहा है यानी कि डेवलप कंट्री से आ रहा है, तो इंडिया क्या करेगा? इसके सामान को थोड़ा सा प्रेफरेंस देगा, क्योंकि ये हमने योजना के तहत बात की और देना भी चाहिए उसको ना। तो अधिमान्य प्रशुल्क व्यवहार उसके साथ करेंगे। तो इस योजना का उद्देश्य ये था कि जो लीस्ट डेवलप कंट्री है उनमें आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिले, क्योंकि जब वो अपने यहाँ पे उत्पादन करेंगे, जब एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद ही तो उनकी आर्थिक समृद्धि हो पाएगी ना। तो भारत ने बोला कि ठीक है, अगर आप लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप हमें कर दीजिए, हम आपका इंपोर्ट कर लेंगे और शुल्क मुक्त भी करेंगे और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी आपको देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बात इसमें करी गई थी। तो हमें जानेंगे ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस भारत के लिए। तो भारत लीस्ट डेवलप कंट्री को तो बोलता है कि आप हमें दे दीजिए और डेवलप कंट्री को बोलता है भारत कि आप हमें ऐसा प्रदान कीजिए, ऐसी सुविधा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, काफी पुरानी योजना है ना। अगला क्या है? उदारीकृत विप्रेषण योजना यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये अगेन स्कीम न्यूज में क्या है, भारत की जो LRS के अंतर्गत विदेशों में, मतलब एक आंकड़ा निकल के आया कि विदेशों में शिक्षा के लिए भारत
विप्रेषण की गई राशि 8 वर्षों में सबसे कम है। मतलब भारतीय लोग जो यहाँ से जाया करते थे शिक्षा बाहर करने के लिए, शिक्षा के लिए भारत से विप्रेषण की गई राशि, मतलब हम जब भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो भारत से पैसा लेके आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं भारत से पैसा उधर उन देशों में भेज रहे हैं, तो वो राशि जो है वो काफी कम आई है अभी इस 8 साल में पहली बार। तो ये योजना क्या है, योजना ध्यान रखिए, उदारीकृत विप्रेषण योजना क्या है। अब अगेन काफी पुरानी योजना है, 2004 में शुरू की गई थी। तो इसके तहत ये है कि जो भारत से जो विप्रेषण हो रहा है, यानी कि भारत से जो रेमिटेंस जा रहा है, उस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं सरल और सुव्यवस्थित बनाया जाए। इसमें ये बोला गया, हाँ, लाभ किसको मिलेगा पहले ये देख लेते हैं। उद्देश्य तो समझ में आ गया, सभी निवासियों को मिलेगा भारत के, जिसमें नाबालिग भी शामिल है। और जो लेन देन होता है, मतलब आप कितना यहाँ से रेमिटेंस भेज सकते हैं, तो बोला कि प्रति वित्तीय वर्ष जो है वो लगभग $2.5 लाख के आसपास यहाँ से आप रेमिटेंस भारत से भेज सकते हैं। तो ये जो $2.5 लाख का जो रेमिटेंस है, क्या एक बार में भेज सकते हो? नहीं, आपकी जितनी मर्जी, 1 लाख भेजो, 1.5 लाख भेजो, या फिर 10-10 हजार करके भेजो। मतलब ये जो बारंबारता है, विप्रेषण की बारंबारता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जरूरी नहीं कि ट्रांजेक्शन आपको एक ही बार करना है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 1 साल में $2.5 लाख करना है, परंतु कितनी बार आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। किस योजना पे लागू नहीं होता? कॉर्पोरेट्स अगर भेज रहे हैं तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, ये स्टूडेंट्स के लिए जनरली बनाई गई थी। साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए नहीं होता। हिंदू अविभाजित परिवार जो थे उनके लिए, ट्रस्ट आदि के लिए भी ये योजना उपलब्ध नहीं है। देखिए मेनली ये था कि जो भारत के स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, अगर उनको पैसा लेके जाना है यहाँ से, तो ये ले जा सकते हैं आसानी से, ऐसी बात इसमें की गई थी। तो याद रखना, वैसे तो योजना काफी पुरानी है, इतना चांसेस कम रहता है इतनी पुरानी योजना आने के एग्जाम, है ना। रक्षा अधिकरण परिषद, ये बहुत बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्या है ये? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इसको बोलेंगे अंग्रेजी में। तो हाल ही में ये हुआ है कि जो परिषद है उसने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 79 करोड़ रुपए की जो प्रस्ताव है कि हम भारत के लिए सामान खरीदेंगे रक्षा सेनाओं के लिए, उसको मंजूरी प्रदान की है। तो भारत ने बोला कि क्या क्या लेंगे इससे? नाग मिसाइल प्रणाली, MK2, मटेरियल हैंडलिंग क्रेन के साथ उच्च गतिशीलता वाहन HMV जैसे प्लेटफॉर्म के लिए आवश्यकता की स्वीकृति एवं प्रदान की। ये कोई काम का नहीं इतना। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है, इसके अध्यक्ष होने सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए आप एक्विजिशन काउंसिल, अधिग्रहण नाम से ही समझ में आ रहा है कि भारत की रक्षा सेनाओं के लिए अगर कुछ खरीदना है ना, किसी चीज को, तो ये हाईएस्ट एक संस्था है ना। रक्षा खरीद के लिए योजना भी बनाती है, निगरानी करती है, उन सबके लिए एक तरह से क्या है, आपकी हाईएस्ट संस्था है परिषद जो है। अब ये क्या है, इसके अध्यक्ष कौन है, ये सबसे मेन ध्यान रखिए। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं, है ना। कार्य क्या है? देखिए कार्य वही है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान के तहत पूंजीगत खरीद को सैद्धांतिक मंजूरी देना है, प्रमुख परियोजना की गति की निगरानी करना है, खरीद प्रस्तावों के लिए आवश्यकताओं की स्वीकृति देना है। इतना मत ध्यान रखिए। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या काम करेगी? भारत की रक्षा सेना, मतलब भारत की जो सशस्त्र बल हैं उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए खरीद करती है। कोई भी अगर वैसी चीज है तो उससे रिलेटेड काम करेगी, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। ये 2 बात महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? अगला है केराबिट बीटल्स। ये क्या है? देखिए हाल ही में एक रिसर्च हुआ है, उसमें निकल कर आया है कि केराबिट बीटल्स जो है मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को ट्रैक करने के लिए एक जैव संकेतक यानी कि बायो इंडिकेटर के रूप में काम कर सकता है। मतलब ये कीट है ना, तो इस कीट के माध्यम से हमें पता लग जाएगा कि इस मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक है या नहीं है। तो ये बायो इंडिकेटर है एक तरह से, जैसे शैवाल होता है ना, वो भी एक बायो इंडिकेटर होता है। तो केराबिट बीटल्स क्या है ये देख लेते हैं। मेन तो सबसे न्यूज यही थी कि बायो इंडिकेटर है। तो केराबिट बीटल जो है वो केराबिडे फैमिली से संबंधित है, आमतौर पर ग्राउंड बीटल्स के रूप में इसको जाना जाता है। और क्या होता है? निशाचर शिकारी होता है, मतलब रात के समय में ये शिकार करता है। किसका करता है? स्लग, कैटरपिलर, घोंगे जैसे जीवों को अपना भक्षण करते हैं, और दुनिया भर में लगभग सभी स्थलीय पर्यावासों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी नाम आए कि केराबिट बीटल्स क्या है, तो एक बायो इंडिकेटर है
जिसके माध्यम से मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अगेन वेरी सिंपल टॉपिक, अभ्यास ओशन स्काई कहाँ किया गया है? ये स्पेन में किया गया है और भारत की जो सेना है उसने भी भाग इसमें लिया है, भारतीय वायुसेना ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कोई खास न्यूज़ नहीं है ना। ये अभ्यास होते रहते हैं दोनों देशों के बीच में, एक तरह से रक्षा सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए, रक्षा संबंधों को आगे ले जाने के लिए इस तरह की चीज़ें होती रहती है। तो ये स्पेनिश वायुसेना के द्वारा एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास था जिसमें भारत की एयरफोर्स ने भी भागीदारी करी है। बाकी आप इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। और ये महत्व इसका क्या है? तो पहली बार कोई गैर नाटो सदस्य देश इस अभ्यास में भाग ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भारत और स्पेन के बीच में संबंधों का बढ़ने का संकेत देता है। तो ये लाइन भी थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने शॉर्ट न्यूज़ भी डिस्कस कर ली। अब एक व्यक्ति जो है वो हमारे हाल चर्चा में, उनको बात कर लेते हैं, श्री नारायण गुरु। ये श्री नारायण गुरु है और इन 1856 से लेके 1928 तक इन्होंने काम किया भारत में, है ना। तो भारत के राष्ट्रपति ने केरल के श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो जन्म कब हुआ था उनका जन्म चेम्प जहांथी, वर्तमान में तिरुवनंतपुरम के पास इज्वा परिवार में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इज्वा परिवार में हुआ था और इन्होंने इज्वा लोगों के ही उत्थान के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। पहचान क्या है? एक संत है, दार्शनिक है, कवि है, समाज सुधारक है और जाति व्यवस्था के घोर निंदक है। क्योंकि जो इज्वा समुदाय हुआ करता था, ये कहीं ना कहीं जाति जो पैमाना था उसमें नीचे था। तो जाति पैमाने पे जो भी नीचे होगा वो जाति व्यवस्था का विरोध करेगा, ब्राह्मणवादी विशेष अधिकार है उनका विरोध करेगा। और क्या रखते हैं इनका प्रमुख योगदान और क्या है? तो देखिए ये एक बात और ध्यान रखना, सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने दिया था। ठीक है, और उन्होंने अरिवीपुरम आंदोलन जो है वो शुरू किया था। और अरिवीपुरम जो आंदोलन है, देखिए निम्न जातियां होती हैं उनके साथ एक भेदभाव किया जाता है कि मंदिरों में प्रवेश उनको दिया नहीं जाता था। तो मंदिरों में प्रवेश को लेके जो आंदोलन चलाया गया था नारायण गुरु के द्वारा, उसको अरुवीपुरम आंदोलन बोलते हैं, मंदिर प्रवेश के लिए, है ना। 1903 की अगर बात करें तो पी पल्पू के साथ मिलकर उन्होंने संगठन की स्थापना की। इससे बाद में ये एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ये जो संगठन है किसने बनाया था? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ये श्री नारायण गुरु ने बनाया था, है ना। और इसका उद्देश्य यही था कि जो इज्वा समुदाय है जिससे ये आते हैं उसका उत्थान करना है ना। तो अब तक जो बात ध्यान रखनी इनके बारे में वो क्या रखनी है कि इन्होंने सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया। अगली बात, अरिवीपुरम आंदोलन शुरू किया मंदिर प्रवेश के लिए। अगली बात, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम बनाया कि इज्वा समुदाय जो है, जो निम्न जाति स्तर पर है, उसका उत्थान किया जा सके, है ना। और त्रावणकोर में जो एक वाइकोम सत्याग्रह हुआ था मंदिर प्रवेश के लिए था ये भी, तो इसको भी इन्होंने समर्थन प्रदान किया था। वाइकोम सत्याग्रह जो के कलप्पम के नेतृत्व में हुआ था और उसको भी समर्थन श्री नारायण गुरु ने प्रदान किया था। उनकी रचनाओं की अगर बात कर ली जाए तो रचनाएं देखिए, अनुकंपा 10 कम, अनुकंपा 10 कम, है ना। अगला है ब्रह्मा विदा पंचकम, मतलब कहीं ना कहीं इनकी योजना जो रचनाएं हैं उनमें कम आ रहा है पीछे, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अनुकंपा 10 कम, ब्रह्म विदा पंचकम, है ना, ये इनकी रचनाएं हैं। इनसे क्या मूल्य सीखे जा सकते हैं? इन्होंने समानता के लिए काम किया, निम्न जाति के जो विशेषाधिकार है उनको खत्म करने की बात करी, उनको बढ़ावा देने की बात करी और ब्राह्मणवादी विशेषाधिकार को खत्म करने की बात करी। अहिंसक तरीकों से सारे आंदोलन चला रहे हैं, ऐसे कोई हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं। करुणा इनमें थी ही सही, सत्यनिष्ठता, साहस इत्यादि बात, क्योंकि उस टाइम पे निम्न जाति के लोगों के अधिकारों की बात करना एक बड़ी बात हुआ करती, तो कहीं ना कहीं उनमें साहस भी था और सत्यनिष्ठता भी। तो आज हमने हमारी जो सारी मेन न्यूज़ थी, संक्षिप्त सुर्खियाँ और व्यक्तित्व जो थे वो सारे डिस्कस किए। उम्मीद है ये सेशन आपकी जो तैयारी है यूपीएससी की, पीसीएस की, उसमें काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। ऐसे ही अन्य सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।